बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि 2024 के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद 10th 8th एंड कंपटीशन की वीडियो भी अवेलेबल होगी इस चैनल पर। अगर मैं बना पाया तो, शायद मुझे टाइम निकाल पाया मैं अपने लिए, तो शायद देख पाऊँ, रात को क्लास ले पाऊँ 1 2 8 9 बजे शायद हो जाए। देख लो अगला टॉपिक क्या है हमारा। रैखिक आवर्धन। ये क्या होता है? रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो, आवर्धन क्या है, इसमें क्या लिखेंगे। जब कभी, है ना, बस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, है ना, मुख्य अक्ष पर रखी गई वस्तु लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। लिख देंगे, इमेज की लंबाई किसी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी इमेज की लंबाई, इमेज माने प्रतिबिंब की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई को रैखिक आवर्धन कहते हैं। और इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर I/O। लिख पाओगे? 2 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर इसका संबंध एक और, माइनस के v/u, माइनस के v/u ऑब्जेक्ट की लंबाई। या फिर यानी इन दोनों में रेशियो निकाल लो, सवाल कराएंगे आगे चल के कभी टाइम मिला पाया तो, ठीक है। दूसरा वाला, या फिर माइनस के f माइनस v/f, ये वाला संबंध निकाल लो, इनसे रिलेट कर दो, सवाल आ जाएगा आंसर। क्लियर ना। दूसरा वाला, या फिर f माइनस के v, इनसे रिलेट कर दो तो सवाल आ जाएगा आपका। यानी अगर आपको सवाल दिया जाता है तो इसमें वैल्यू का सवाल होगा, या ये वाली वैल्यू का सवाल होगा, या ये वाली वैल्यू का सवाल होगा, आंसर निकल आएगा। क्लियर। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु, है ना, लंबवत रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज के चित्र की लंबाई, इमेज की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। लिख लो, इसे छाप लो, पहले बराबर कर लो, इसे सवाल निकालने में काम आएगा। लिख लिया, हटा दें, ठीक है। देखो आगे फिर आता है क्या, इसके बाद में अगला पॉइंट है लंबन किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। लंबन किसे कहते हैं? लंबन, लंबन, व्हाट इज लंबन? एक ही सीध में 2 वस्तुएं रखी जाएं, एक ही सीध में 2 वस्तुएं रखी जाएं और नेहा को, यानी एक नेत्र से देखा जाए और दोनों वस्तुओं के बीच में जो सापेक्ष विस्थापन होगा, इधर उधर हटती हुई दिखाई देगी, इस सापेक्ष विस्थापन को लंबन कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया सर। एक ही सीध में 2 वस्तुएं रखी जाएं, है ना, और इनको देखा जाता है मान लो, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट होगा, अंतर दिखाई देगा ऐसे करके अलग अलग, उसे हम लंबन कहते हैं। आया? आ गया ना। इस तरह से मान लो एक वस्तु रखी, 1 2, एक निगाह करके देख रहे हैं, दोनों वस्तुओं में जो अंतर दिखाई दे रहा है ऐसे करके, एक ही चीज में, उसे कहेंगे लंबन। समझ में आया? फील हुआ? चलो अगला वाला टॉपिक। 2 नंबर एक क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा नहीं है। अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। भाई, अवतल दर्पण किसी चीज को बड़ा कर देता है ना, इमेज क्या करता है? बड़ा कर देता है, बारीक से बता देता है। तो इसे आप याद कर लेंगे, दाढ़ी बनाने में काम आ जाता है ये, है ना, बड़े बड़े बार दिखा देगा पास के, है ना। किसी भी चीज़ को बड़ा करता है तो उस हिसाब से याद कर लेना, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, राइट। तो वैसे ही समतल दर्पण का उपयोग दे दिया, फिर अवतल की दाढ़ी बनाने वाले काम में आता है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में काम आते हैं, टॉर्च में काम आते हैं, वाहनों की हेडलाइट में काम आते हैं, और उत्तल दर्पण के उपयोग साइड मिरर के रूप में काम आता है। इस तरह से याद कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है इसके, 2-1 नंबर के, ठीक है। तो इसके बाद लेते हैं अगला टॉपिक, है ना, का अपवर्तन।
अपवर्तन, वर्तन ऐसे, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, किसे कहते हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होगा, इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे इंपोर्टेंट, वो बीच में बताऊंगा वीडियो में, बने रहना तब तक, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सर चित्र के द्वारा समझा दो। लो, मान लिया ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है, यहाँ पर वायु है, हवा में रखा हुआ है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम वायु से दूसरे माध्यम कांच में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। कहाँ हुई विचलित? अरे भैया हो गई, इसकी ये डायरेक्शन रियल थी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया? नहीं आया? द्वारा देखो, यानी प्रकाश का, देखो ये हवा है ना, एयर, और इसके यहाँ के बीच में मान लो कोई कांच रखा हुआ है, उसके बीच में से क्या आ रही है? प्रकाश की किरण को इंटर कराते हैं। तो प्रकाश की किरण जो इंटर होगी तो वो क्या होगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी इस तरह से आ रही थी, इस तरह से जाएगी, हट के चली जाएगी। क्या बोलेंगे उसे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो ये माध्यम क्या हुआ सर? माध्यम से आती है, यानी हवा हो, पानी हो, कांच हो, कोई भी वस्तु हो जिसमें प्रकाश ट्रेवल करता है, प्रकाश चलता है, उसे बोलेंगे प्रकाश का लिए माध्यम। क्लियर? ये बात हो गई। माध्यम दो तरह के होंगे, अपवर्तन समझ में आ गया? डेरिवेशन क्लास 10th का टॉपिक है, नॉर्मल सा है ना। माध्यम दो तरह के होंगे, क्या? एक सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा। एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सघन किसे बोलेंगे? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसे हम सघन बोलेंगे, जिसका घनत्व कम होगा उसे विरल बोलेंगे। समझ में नहीं आ रहा घनत्व क्या होता है? देखो जरा, यानी हवा ली मैंने और पानी ली, तो आप दोनों में से किस में अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं? हवा में नॉर्मल चल सकते हैं आप, जैसे धरती पे, और पानी में घनत्व ज़्यादा होगा हवा की तुलना में, यानी पानी ज़्यादा घना होगा। तो जो जिसकी घनत्व कम, सघन में क्या हो जाएगा? घनत्व ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा और घनत्व कम। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम का मतलब क्या होगा? जिसका घनत्व ज़्यादा वो सघन माध्यम, जिसका घनत्व कम वो विरल माध्यम। जैसे तुलना करें तो वायु और पानी में, तो पानी घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा, तो पानी क्या हो जाएगा? सघन माध्यम, और वायु क्या हो जाएगी? विरल माध्यम। और समझा दो सर। कांच ले लिया, क्या ले लिया? कांच, और ले लिया पानी। अब कांच का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इसके अंदर आप ट्रेवल कर पाएंगे? यानी ठोस कांच के अंदर नहीं कर सकते, तो कांच का घनत्व ज़्यादा हो गया पानी की तुलना में। फिर यानी एक मॉलिक्यूल में, ऐसे कह सकता हूँ मैं, एक मॉलिक्यूल में अणु परमाणुओं की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा घनत्व होगा, जहाँ कम होगी वो कम घनत्व होगा। क्लियर ना? और ले लिया निर्वात, ले लूँ मैं, जैसे मैंने कह दी निर्वात, तो सघन माध्यम क्या हो जाएगा? फिर निर्वात। निर्वात का मतलब जहाँ हवा, पानी, एयर, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, कोई गैस का अणु नहीं है, और फिर तुलना कर दी वायु से। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम में अंदर समझ में आया कि जिसका ज़्यादा घनत्व, यानी पानी में ज़्यादा घनत्व, तो वायु की तुलना में तो पानी सघन होगा, वायु विरल हुई। कांच और पानी में देखा गया तो पानी आसानी से इस तरह से खत्म, डेंसिटी कम है, उसकी घनत्व कम है, और कांच का घनत्व ज़्यादा होगा क्योंकि कांच आप इस तरह से नहीं उठा सकते या नहीं उसे पकड़ा सकते, राइट। अणुओं की संख्या इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, प्रत्येक मॉलिक्यूल में, प्रत्येक क्यूब सेंटीमीटर में, प्रत्येक क्यूब सेंटीमीटर में, ठीक है ना। सघन माध्यम, विरल माध्यम हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। एक और आता है इसमें, क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये क्या होता है? अपवर्तनांक एक दो तरह के होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष और निरपेक्ष। सर जी कैसे? समझ में नहीं आ रहा, बता दो अच्छे से।
अगर यानी प्रकाश की किरण वायु या निर्वात के सापेक्ष, एक माध्यम निर्वात हो दूसरा माध्यम वायु हो, तो उन दोनों के रेशियो को बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है ये तो बता दो सर जी पहले। लो, यानी दोनों माध्यम, एक माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना कम घनत्व का वाला है, कितना ज्यादा घनत्व वाला है, उसे बोलते हैं अपवर्तनांक। ज्यादा अपवर्तनांक का मतलब हो गया सघन ज्यादा है, अब कम अपवर्तनांक का मतलब हो गया घनत्व कम है उसका। इस पे डिपेंड है दोनों के दोनों। क्लियर ना? दो माध्यमों का सापेक्ष, एक माध्यम दोनों माध्यमों के सापेक्ष जो तुलना करते हैं उन दोनों के रेशियो को बोला जाता है अपवर्तनांक। कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम और दूसरे माध्यम से कितना अंतर आया है। कैसे? इसे म्यू दर्शाते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये वाटर है पानी ऊपर, ये है कांच, यानी यहाँ पर जल है यहाँ पर कांच है। कौन सा वाला सघन माध्यम होगा? कांच, ये वाला विरल होगा। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का मुड़ना या प्रकाश का मुड़ना या प्रकाश की चाल को एक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, दूसरे माध्यम में बदल जाने पर माध्यम बदल जाएगा तो प्रकाश की चाल कुछ और होगी। इन दोनों के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जल में चाल कुछ और, कांच में कुछ और, अगर कुछ और लेके यहाँ तेल वगैरह तो कुछ और चाल होगी इसकी स्पीड। तो एक माध्यम की चाल बटे दूसरे माध्यम की चाल के अपवर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दो तरह के होते हैं, सापेक्ष, निरपेक्ष। अगर इसमें पहला माध्यम अगर वायु है या निर्वात है ना, निर्वात और वायु का रिलेशन बने, निर्वात में वैल्यू और वायु में स्पीड का अनुपात, तो बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। और अगर कोई भी बनता है जैसे जल में स्पीड और V1 और या कांच में स्पीड, तो बोला जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आया? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं उस माध्यम का। ठीक है ना। शॉर्ट में नोट्स में और देखिए, मैं याद कर लेना। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला छुटकू सा क्वेश्चन है। क्या है? छुटकू सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। सर जी देखो, स्नेल का नियम एक माध्यम में, है ना, पहले माध्यम कह दो या एक माध्यम कह दो, पहले माध्यम में अब अपरिवर्तित किरण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या, है ना, पहले माध्यम में एंगल I की ज्या और एंगल R की ज्या के अनुपात को एक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का, यही स्नेल का नियम है। नहीं आया समझ में? सच तो और बता। मान लिया कोई एक माध्यम है, कई सारे माध्यम है, दो ले लो, है ना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में स्पीड कह दो या चाल कह दो, एक ही बात है, I, और ये एंगल बनेगा R, सॉरी यहाँ से, अरे ये एंगल बनेगा R। पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या, कौन सा वाला कोण, आपतन कोण, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी R। आपतन कोण की ज्या I, पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या तो दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। अर्थात म्यू बराबर 1/2 इक्वल टू साइन I बट्टे में साइन R। पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम
के आपतन कोण की ज्या दूसरे माध्यम के अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं कि कितना झुकाव आया पहली वाली किरण से और दूसरे वाले माध्यम में जाने पर। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। क्लियर ना, याद हो जाएगा। स्नेल का नियम लिखिए, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आई। खत्म है ना, लिख लिया, नोट कर लिया, हटा दें, लिख लो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं इसके। क्या है देख लो, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रकाश की, है ना। क्या है कि जब किसी माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, सिंपल सी बात, 2 शब्दों में, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है और वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। मान लिया ये कांच है और इसमें मैंने लगा दिया एक समतल दर्पण को लगा दिया है ना। मैंने कहा कि जब प्रकाश किरण किसी ऐसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये होगी तुम्हारी वायु, ये हो जाएगा कांच। पहला वाला माध्यम वायु है, दूसरा वाला कांच है। माना प्रकाश की किरण जो है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो हट जाएगी थोड़ी सी, अविलंब क्यों झुकेगी। हाँ, ये तो मैं सही बना ही नहीं पा रहा, बार बार क्या दिक्कत आ रही सर जी, टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हो। लो एकदम करेक्ट हो गया आपकी बार। चलो तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आई और एंगल आर, इसी मार्ग से वापस आई और इसी मार्ग से वापस लौट गई। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसी मार्ग से वापस हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। याद रहेगा, पक्का चित्र बना देंगे सर। इससे डेरिवेशन से इसमें क्या निकला समझ में तो आया नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे अपवर्तन के लिए। कैसे, स्नेल का नियम लगाते हैं पहले, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तब स्नेल के नियम के अनुसार, क्या है ना, जब वायु से एयर से एक माध्यम एयर हो गया पहला वाला और दूसरा वाला माध्यम ग्लास हो गया, जब प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में प्रवेश कर रही है तब स्नेल के नियम से क्या होगा, साइन आई बटे में साइन आर। समीकरण नंबर 1 क्लियर। दूसरा, जब वो वापस लौट रही है, जब प्रकाश की किरण वापस लौट रही है तो कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तब स्नेल के नियम से कांच से यानी ग्लास से एयर में प्रवेश कर रही है तो साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, है ना। ग्लास से प्रवेश कर रही है तो साइन आर बटे साइन आई। समीकरण नंबर 2 हो गया। सॉल्व करो इसे। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर क्या मिलेगा, एयर ग्लास इक्वल टू इसका ग्लास एयर इक्वल टू इधर साइन आई बट्टे में साइन आर इंटू साइन आर बट्टे में साइन आई। ये क्रॉस हो जाएंगे, क्या बचेगा, एयर म्यू ग्लास, ग्लास म्यू एयर इक्वल टू 1। क्लियर, नोट कर लिए पॉइंट। इससे क्या निकल के आ सकता है सर, एक तो पॉइंट ये बन जाएगा इसका, दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा इसका, क्या इसके बट्टे में क्या जाएगा, यानी एयर म्यू ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन
ग्लास म्यू एयर। दूसरा पॉइंट ये काम आने वाली चीज है, दूसरा पॉइंट ये काम आने वाली चीज है। यानी एयर के माध्यम से जब ग्लास में वायु जाएगी, प्रकाश जाएगा, तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा स्नेल का नियम से। यानी क्या होगा, उसका उल्टा होगा, ग्लास म्यू एयर। उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ग्लास म्यू एयर। व्युत्क्रमानुपाती अपवर्तनांक होगा उसका। ये क्या होता है, म्यू अपवर्तनांक, मुड़ने की वैल्यू। प्रकाश कितना मुड़ रहा है, प्रकाश कितना रुक रहा है रास्ते में, उसकी स्पीड। अपवर्तनांक माने प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्पीड का अनुपात। क्लियर, ये क्लियर हो गया है ना। इसकी थोड़ा ले इसका। अगला हैशटैग हमारा बना पार्श्विक विस्थापन 3 नंबर के लिए, बोर्ड एग्जाम में। किसके लिए, 3 नंबर के लिए। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, याद नहीं है सर जी, ताजा ताजा याद करा दो। देखो यहाँ है ना, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आ गया। अब मत कहना सर कराया नहीं तुमने, कनपट्टी फोड़ेंगे तुम्हारी, भैया आ गई घर आकर कनपट्टी फोड़ेंगे तुम्हारी, ठीक है, क्या रखना। ये क्या है, मान लिया एक माध्यम मैंने बनाया, कांच का बॉक्स, ठोस कांच का बॉक्स, सॉलिड, ठीक है। इसके एक माध्यम बाहर तो हवा होगी सर, वायु होगी, वो तो इधर भी मान लो वायु है, हवा इधर भी है। तो प्रकाश, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है, पता होगा ये बात। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में एंटर करती है या वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तथा पुनः उसी मार्ग में, यानी द्वारा से फिर कांच से अब वायु में आ रही है तो क्या करेगी, अपने मार्ग से थोड़ा सा इधर हो जाएगी। अविलंब खींच दो इस पर एक। हाँ चलो जी, अविलंब तुम्हारा हर बार टेढ़ा जाता है, यहाँ खींचेगा इन पॉइंट पे जहाँ पर दोनों माध्यम मिल रहे होते हैं, वहाँ आएगा अविलंब, है ना। तो क्या परिभाषा बनेगी, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, हाँ सर, अपने रियल मार्ग के समानांतर होती है। तो अपवर्तन के बाद वो अपने रियल मार्ग से समानांतर होती है ना। इन दोनों के बीच की दूरी को, अपवर्तित किरण और आपतित किरण की दोनों के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में नहीं आया सर, दोबारा बता दो। इसका रियल मार्ग कौन सा होगा, इसका रियल मार्ग होगा ये, क्योंकि इसका जो मार्ग आ रहा था वो अपवर्तन से पहले, अगर से अपवर्तन ना होता तो ये कुछ इस तरह से जाती कुछ, अगर इसका अपवर्तन ना होता तो ये सीधी किरण इस तरह से जाती, है ना। तो जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण इन दोनों के बीच का समानांतर हो जाती हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, विस्थापन होता है, उसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच समांतर दूरी होती है, इसे बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्लियर। तो ये एंगल कौन सा बनेगा सर, साइन आई साइन आर। जो एंगल ये होगा वो ये होगा साइन आर, और ये एक्सटर्नल एंगल, निर्गत कोण या बाहरी कोण, एक्सटर्नल एंगल ई इक्वल होंगे। स्नेल का नियम लगाते हैं, यहाँ वैल्यू याद करें तो देखो ये पी क्यू कोई किरण है, आर एस डायरेक्शन में जा रही है, माना ए बी सी डी क्या है, एक कांच का बॉक्स है, इसमें प्रवेश कर रही है। वो सब थ्योरी हो गया यार, नोट्स में लिखा मिलेगा, राइट। चलो तो क्या करेंगे, पार्श्विक विस्थापन में सबसे पहले स्नेल का नियम, क्यू बिंदु पर स्नेल का नियम, क्यू बिंदु पर स्नेल का नियम, वायु एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में, कांच में, कांच है ये, एयर से ग्लास में, तो एयर म्यू ग्लास इक्वल टू एंगल साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर, अपवर्तनांक हो गया, समीकरण नंबर 1 बना दिया। दूसरे वाले में ग्लास से
एयर में, ग्लास से, कांच से एयर में प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? इसने यानी आर बिंदु पर, कहाँ पर? आर बिंदु पर स्नेल के नियम, स्नेल का नियम, आर बिंदु पर स्नेल का नियम कहाँ जा रही है? ग्लास से एयर में, यानी हवा, यानी वायु में, है ना? वायु, अरे छोटू की मात्रा लो वायु। तो कहाँ जा रही है? ग्लास से एयर में, तो ग्लास से एयर में जा रही है। एंगल साइन आर बटे साइन ई, साइन आर बटे साइन ई, यही तो कहा था स्नेल ने। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? और ये भी कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि साइन ई जो एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर है? आई के, है ना? आपतन कोण के बराबर होगा। तो कर देंगे यहाँ। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मल्टीपल यानी गुणा करने पर, सर ये गुणा क्यों कर रहे हैं? अपवर्तनांक लगा हुआ है, एक दूसरे के सापेक्ष है सर, इसलिए। चलो यहाँ देखो, तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू एयर, ए क्या हो जाएगा? साइन आई बटे में साइन आर इंटू साइन आर बटे में साइन ई, ई की जगह पे क्या रख सकते हैं? आई, एक ही स्टेप में कर लो। तो क्या मिलेगा? ये पहले भी हो चुका था उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1, क्या मिलेगा? इक्वल टू 1। क्लियर ना? यहां से ये बात तो हम पहले भी जान चुके थे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, है ना? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। चलो यहां से क्या बात समझ में आ रही सर, कि अगर ये बात हम पहले भी जानते थे ना, है ना? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये बात जानते थे पहले से, तो साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आर बट्टे साइन आई, यानी एक्सटर्नल एंगल जो है वो किसके बराबर है? साइन आई का जो मान है वो साइन आर के बराबर है। नहीं आ रही बात समझना सर जी, नहीं आ रही, कैसे करोगे? इसे लिखो यहाँ पर, यानी ये वाला वैल्यू कितनी होगी इसकी? साइन आई बट्टे में साइन आर, इंटू ये वाली वैल्यू कितनी होगी? साइन आर बट्टे में साइन ई, बराबर 1। इससे ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से? साइन आई बट्टे में साइन ई इक्वल टू 1। तो साइन ई, आई बराबर साइन ई, ये हो गया। आपतन कोण बराबर निर्गत कोण के होगा, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, निर्गत कोण ही, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण होगा। क्लियर? छाप लो इसे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टेक अगला क्या है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, है ना? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। देखो, माना पहला माध्यम एयर है, मैं बॉक्स बना लूँ थोड़ा सा, इधर आ जाएगा सवाल सर, सवाल ले लेंगे आगे कभी कर देंगे, ठीक है। एक माध्यम, अरे यार प्रकाश ये किरण, मेरा हाथ क्या यार बार बार टेढ़ा। एक माध्यम ये बना दिया मैंने, जल है, इसके अंदर कांच है, इसके बाहर वायु भरी होगी, है ना? एक ये बना दिया माध्यम, एक ये बना दिया माध्यम, ठीक है। और इसके ऊपर जल, कांच, वायु, यानी यहाँ पर भरा हुआ है जल, सॉरी हवा, हवा यानी वायु माध्यम है पहला वाला, फिर जल है, फिर कांच है, और फिर वायु है। बहुत सारे माध्यम हो गए। प्रकाश का अपवर्तन कराइए यहाँ से, कैसे होगा कराते हैं।
अच्छा, सघन माध्यम विरल माध्यम कौन सा है इसमें? सर जी ये भी कोई पूछने की बात है, सिंपल। वायु सघन विरल माध्यम, ये सघन इससे भी सघन, सबसे ज्यादा विरल, बहुत ज्यादा बेगरा, घनत्व कम। ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कैसे? प्रकाश किरण P जब वायु से जल में जाएगी तो अविलंब की ओर थोड़ी झुकेगी, क्योंकि सघन से विरल से सघन में आएगी तो झुक जाएगी। ठीक है। फिर इसकी तुलना में ये ज्यादा सघन है तो और झुक जाएगी। यहां पर अविलंब डाल दिए मैंने इनका ना। अरे अविलंब, ये अविलंब वाला प्रॉब्लम ना बेटा, ये अविलंब डाल दिया मैंने, दूसरा वाला ये अविलंब डाल दिया, तीसरा वाला ये अविलंब डाल दिया, है ना। करके दिखाइए। प्रकाश किरण P Q R S, ऐसे करके S, P Q R S S S S, ये कौन सा कोण बनेगा? एंगल I, आपतन कोण, एंगल R1 कह सकते हैं, एंगल R1 ये बनेगा, वही R2 बनेगा। जो एंगल R2 ये होगा तो एंगल R2 ये, और एंगल एक्सटर्नल एंगल E। क्लियर है ना। इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? माना वायु, जल, कांच विभिन्न माध्यम तथा वायु 4 माध्यम हैं जिनसे प्रकाश किरण PQ आपतित हो रही है, जो Q बिंदु पर जाकर के दूसरा माध्यम मिलता है और अपवर्तित हो जाती है तथा एंगल I और R बनेंगे। इस तरह से लिखते जाएंगे। प्रकाश किरण दूसरी वाली QR दूसरे माध्यम जल से कांच में प्रवेश करती है, तब स्नेल के नियम से वो आगे की कहानी है। चित्र बना लेंगे। ये जल भरा हुआ है, वायु भरा है, नॉर्मल। आगे देखो, स्नेल के नियम से जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है, यानी Q बिंदु पर स्नेल का नियम, Q बिंदु पर स्नेल का नियम क्या होगा? एयर से वाटर में प्रवेश कर रही है तो स्नेल का नियम एयर से म्यू वाटर इक्वल टू क्या? साइन आई बट्टे साइन आर, आपतन कोण बट्टे अपवर्तन कोण, यही स्नेल का नियम है। R1 माना है तो R1 मान लो, R माना है तो R मान लो, जो माना है वो मान लो। क्लियर? हाथी घोड़ा माना है तो उसको मान लो। चलो यार, है ना। नंबर 1 R1, समीकरण 1। R बिंदु पर स्नेल का नियम, R बिंदु पर स्नेल का नियम, जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश कर रही है, कहाँ जा रही है? अब जल से कांच में प्रवेश कर रही है, वाटर से ग्लास में प्रवेश कर रही है, तब स्नेल का नियम R1 बट्टे R2, साइन R1 बट्टे साइन R2, साइन R1 बट्टे में साइन R2। क्लियर? बिंदु S पर स्नेल का नियम, है ना। S बिंदु पर स्नेल का नियम क्या? समीकरण 2 बना दो इसको। दूसरा वाली में प्रवेश कर रही माध्यम में, कांच से बिंदु S पर कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, कांच से वायु में, तो ग्लास से कहां पर? एयर में, ग्लास से एयर में इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? साइन R2 बटे साइन E, साइन R2 बटे साइन E, S बिंदु पर बटे में साइन E। समीकरण नंबर 3 बना दिया। 1 2 3। जब प्रकाश किरण वायु से
पानी में प्रवेश कर रही है तब क्यू बिंदु पर स्नेल का नियम ये, जब प्रकाश किरण वाटर से ग्लास में, पानी से कांच में प्रवेश कर रही है तब ये, जब प्रकाश किरण ग्लास से एयर में प्रवेश कर रही है तब ये। तीनों समीकरण से अनुसार, है ना, क्या करेंगे यहाँ से तीनों समीकरण से गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 और 3 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट 1 और 2 तथा 3 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, करो यहाँ से समीकरण 1 इधर, ए म्यू वाटर, वाटर म्यू ग्लास, ग्लास म्यू एयर इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर वन, साइन आई बट्टे साइन आर वन कह दिया, इंटू साइन आर वन बटे साइन आर टू इक्वल टू गुणा साइन आर टू बट्टे में साइन ई यानी आई के इक्वल टू होता है, तो मैं यहाँ आई कह सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ कि एक्स, अभी तो देखा था पार्श्विक विस्थापन में एंगल ई किसके बराबर था, एंगल आई के बराबर था, है ना, एंगल ई किसके बराबर था, एंगल आई के बराबर था, जिससे पहले वाले को पार्श्विक विस्थापन में लिखा था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे साइन आई, ये सारे कटपटे क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी R1 से R1, R से R, R से R, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एयर, एयर म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू जी इंटू जी म्यू एयर इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर। इसकी जगह पे ये अपन में कर सकते हैं, यानी एक तो समीकरण ये मिला हमें कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का ये कंडीशन होगी, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, तो इक्वल टू 1 आएगा। उसका अपवर्तनांक कितना होगा, टोटली मल्टीपल करने के बाद 1 आएगा, उसका मल्टीपल 1 बनेगा। या फिर हम ऐसे कह दें कि इसके बराबर, या फिर या ए म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू ग्लास इंटू ग्लास म्यू एयर इक्वल टू, अरे एक मिनट, इसको बट्टे में कर दो ना, क्या ये उठा के बट्टे में, इक्वल टू 1 बट्टे ए जी म्यू एयर। ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, अभी पार्श्विक विस्थापन में जब हमने इसको सॉल्व किया था तब ये किसके बराबर था, ए म्यू वाटर इंटू वाटर म्यू जी इक्वल टू ए म्यू ग्लास। किसी को भी यहां लिख सकते हैं, दोनों की तुलना करेंगे तो एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, तो क्या आएगा, एयर से ग्लास, किसका संबंध बनेगा, एयर से ग्लास का, क्योंकि ये पार्श्विक विस्थापन अभी निकला था कि 1 बट्टे ये, किंतु यहाँ पर क्या निकला था, 1 बट्टे जी म्यू एयर इक्वल टू एयर म्यू जी, अभी तो निकला था पार्श्विक विस्थापन में। तो इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, एक ये कहाँ से आया, बट्टे से, यानी 3 संबंध आपके पास आ गए कि ये तीनों विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में डिफरेंट होगा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, इसको छाप लो, छाप लिया। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्या, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन टू दिस रियल डीप एंड वर्चुअल डीप, है ना, दिखने में आभासी कैसे, यदि हम कोई बर्तन लेते हैं पानी का और उसमें कोई सिक्का डाल देते हैं तो वो अपनी जगह से उठा हुआ दिखाई देता है ना, इसे कहते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में कितना सा डिफरेंस आता है, उसे देखते हैं। माना, देखो पहले तो क्या लिखेंगे, संबंध क्या है, जब अपवर्तन क्रिया का है ना, संबंध क्या है कि जब किसी पानी के बर्तन में कोई सिक्का डाल देते हैं, जब उसे हम देखते हैं तो वो अपनी वास्तविक गहराई से उठा हुआ दिखाई देता है, क्लियर ना, अपवर्तन की क्रिया के कारण। तो फिर लिखेंगे माना कोई एक बर्तन है, क्लियर, बर्तन है, बर्तन की पेंदी में यहाँ पर पी बिंदु पर क्या है, मान लो
एक ए बिंदु पर या पी पे कोई एक अक्षर दे दो से कोई सिक्का डला हुआ है और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस ए बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ पर किसमें, जल से एयर में जा रही है, वायु में, तो अविलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाएगी, है ना। जल से वायु में जा रही है, जल क्या है सघन, ये क्या है विरल, तो दूर हट जाएगी अविलंब से इधर की ओर। क्लियर, प्रवेश कर जाओ। यानी प्रकाश किरण ए बिंदु से यहाँ पर कोई सिक्का डला हुआ है उधर से जा रही है, आपतित होती है, और वायु में जाने पर क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको पीछे बढ़ाने पर, यानी इसको पीछे बढ़ाने पर ये जो दूरी है वर्चुअल में कहाँ दिखाई देगी, आभास प्रतीत होगा कि ये बिंदु यहाँ पर है ना। ऐसे करके आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, इसका चित्र थोड़ा स्केल से सही आता है। अरे भाई साहब ये तो और ही डिस्टर्ब हो गया। ये बिंदु कहाँ जाएगी, यहाँ पर, यहाँ पर महसूस होगी, लग रहा है थोड़ा सा, दोबारा देख लेते हैं। क्या है, ये बर्तन है, कोई पानी के फ्लास्क में कोई वो डला हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी भरा हुआ है। ए बिंदु पर कोई सिक्का डला हुआ है, इस सिक्के से चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु पी की ओर आपतित होती है, वायु आ जाएगी, तो ये अविलंब है इसका, अविलंब से ये किरण क्या होगी, थोड़ी सी दूर हो जाएगी, है ना। इस बर्तन का चलो थोड़ी सी अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जब इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर इस जगह पे आ जाएगा एक, है ना। मान लिया ये इसकी वास्तविक पीछे की ओर बढ़ाने पर ये जो दूरी है वो इस जगह पर आभास हो रही है। अब सही है, इस जगह पर आभास हो रही है, रियल में यहाँ है और दिख कहाँ रही है, यहाँ पर। कहाँ, यहाँ कोई नेत्र लगा दिया। क्लियर, प्रवेश इस तरह से प्रवेश कर रही है ना। इसने मान लिया ये ए बी कोई लंब है, इसका बी यहाँ पॉइंट मान लो, त्रिभुज बनाने में काम आएगा। इसकी पूरी दूरी जो है वो h है ना, और वास्तविक जो रियल वर्चुअल जो इमेज बन रहा है, आभासी इमेज, वो h डैश लंबाई पर बन रहा है। क्लियर, यहाँ बिंदु C है और यहाँ पर A डैश है। क्लियर, प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, वाटर से एयर में, पानी वायु, जल से कहाँ जा रही है, वायु में, है ना। जल से कहाँ जा रही है, वायु में। ये बात क्लियर हो गई इतनी। तो यहाँ से एंगल ये बनेगा I और एंगल ये बनेगा R। जो एंगल ये होगा, जो एंगल ऊपर वाली किरण से, वही एंगल ये होगा R। जो एंगल ये होगा वही वाला एंगल ये होगा, यानी सॉरी I एंगल ये, तो ये भी एंगल क्या होगा, I होगा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। तो आपतन कोण कौन सा, ये वाला, अपवर्तन कोण कौन सा, R वाला, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। आपतन कोण ये वाला, ऐसे भी कह दो आपतन कोण ये वाला और अपवर्तन कोण ये वाला, R बराबर होंगे, है ना। आपतन कोण और दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी त्रिभुज, ये दोनों में देखो आपतन कोण यहाँ लिख दो, आपतन कोण कौन सा वाला, यहाँ से बी सी ए डैश में, या वी सी बी ए डैश सी में कौन सा है, एंगल आर। नहीं आपतन कोण लिया ना, तो आपतन कोण नहीं होगा, फिर ये अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण, अरे ऐसे लिखो, है ना। अपवर्तन, या एक डाल लो पहले, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन सा, कोण बी ए डैश सी इक्वल टू कोण आर, तथा आपतन कोण कौन सा, ये वाला बी ए सी एंगल। क्लियर, जब वाटर से
स्नेल के नियम से, है ना। यहाँ से क्या कह देंगे, स्नेल के नियम से जब प्रकाश किरण वाटर से एयर में प्रवेश कर रही है तब स्नेल के नियम से, बिंदु ए पर स्नेल के नियम से। क्लियर? क्या होगा देखो, वाटर से कहाँ प्रवेश कर रही है, एयर में, तो साइन आई बटे में साइन आर। साइन आई का मतलब, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब किस में हो जाएगा, आर यानी ये वाला, लंब थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो बी सी बटे ए सी, ए डैश सी, है ना। या समकोण त्रिभुज में ये वाला आई त्रिभुज ले लो, तो समकोण त्रिभुज से ये लेंगे तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी बी सी बटे में ए सी, कर्ण आई एंगल के बराबर। और साइन आर कहाँ बनना है, ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाले भुजा लंब यानी बी सी बटे में ए डैश सी। इक्वल करेंगे जब इन दोनों का तो गुणा हो जाएगा यहाँ, है ना। सबसे पहले सॉरी ये ऊपर चली जाएगी ये वास्तविक गहराई, इन दोनों का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा यहाँ ए डैश सी बटे में ए सी। अब क्या है कि ये जो एंगल हैं वो रियल में किसके बराबर है, यानी ए सी ए डैश बी डैश जो है ना वो किसके बराबर है, तो ए डैश सी है, ए डैश सी वो बराबर है आपके इसके ए डैश बी के बराबर है मान लिया, और ए सी जो है वो ए डैश ए बी के बराबर है, यानी ये बराबर है ए डैश सी ए बी के, ए डैश बी के, और ए सी इक्वल है किसके, ए सी इक्वल है ए बी के। तो क्या आएगा यहाँ से एच डैश बटे एच, है ना, एच डैश बटे में एच। क्लियर? अगर यहाँ से मैं एयर म्यू वाटर के लिए लिख दूँ इसको, तो क्या हो जाएगा ये एच बटे में एच डैश अपवर्तनांक, यानी हमें क्या दिख रही है वो एच डैश बटे में एच, एच बटे में वास्तविक गहराई, यानी अंतर दिख रहा है उन दोनों का। एयर से हम देख रहे हैं, प्रकाश किरण किससे आ रही है, वाटर से आ रही है, हम किस में देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो ये अंतर आएगा, है ना। अब वास्तविक गहराई में संबंध, यानी वास्तविक गहराई कितनी, सॉरी आभासी गहराई, आभासी गहराई, आभासी ये तो क्या रियल, वास्तविक गहराई निकाल दी मैंने, किसनी, वास्तविक गहराई। अब निकालते हैं आभासी गहराई। आभासी गहराई में क्या होगा, आभासी गहराई में यानी ए बी में से क्या घटा दूं मैं, ए बी में से क्या घटा दूं, इतना, है ना, ए डैश घटा दूं, तो ए वी में से पूरी गहराई में से कितनी मुझे घटानी है, नीची वाली वैल्यू घटा देनी है, जिससे मेरी आभासी गहराई निकल के आ जाएगी। क्लियर ना, जिससे मेरी क्या हो जाएगी, आभासी गहराई निकल के आ जाएगी। तो मैंने ए डैश बी घटा दिया, मैंने पूरी वैल्यू में से इतनी घटा दिया, इन दोनों में अंतर आ गया, पूरी वैल्यू में से ए बी में से इतने घटा दिया ऊपर वाले को, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, आभासी गहराई, जो भी अंतर आ रहा है इन दोनों में। तो ये क्या है मेरे पास, एच माइनस के एच डैश। एच डैश की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एच डैश की जगह पर लिख सकता हूँ मैं एच माइनस के एच डैश की जगह पर, यहाँ से एक मिनट इधर निकाल लो, एच डैश की जगह पर, अरे एच रुको, जगह पर लिख सकते हैं यहाँ से एच बटे में म्यू, अब अपवर्तनांक म्यू बटे में पहुँच जाएगा, एच कॉमन ले लो इधर से, है ना, एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो ये क्या हो जाएगी, आभासी गहराई, क्योंकि यहाँ लिख देंगे कि एच डैश इक्वल टू क्या है, एच बटे म्यू, क्योंकि एच डैश बराबर ये है। समझ में आ रहा है।
पहले प्रकाश किरण किससे गई थी? वाटर से एयर में फील हुई है, हमने देखी। तो साइनाई बट्टे साइनस, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण त्रिभुज, साइनाई किस में बनना है? इसमें, इस वाले ट्रायंगल में साइनाई। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। फिर ये भी इससे कट गया, ये बचा, ऊपर वाला वैल्यू पहुंच गई नीचे। तो कर्ण, कर्ण किसके बराबर है? यानी ए सी बराबर है ए बी के, और ए डैश सी बराबर है ए डैश बी के, जो कि इतना हो गया। अगर मैं माध्यम को पलट दूं, यानी मैं देख रहा हूं एयर से वाटर में, एयर से वाटर में, तो एच ऊपर एच डैश नीचे, ये तो होगी रियल गहराई में अंतर। ठीक है, वास्तविक गहराई निकाली तो पूरी गहराई में से जो रियल का अंतर आ रहा है इतनी गहराई का वो एच डैश है ना, ये वैल्यू कर दी। तो आज हुए कितने क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए।